हेलो फ्रेंड्स। एक वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है कि किसी को उधार पैसे अगर दें तो कैसे दें। तो उसमें मैंने बताया था कि हाँ, किस तरीके से आप पैसे उधार दें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कुछ ऐसा लेन देन होता है जो कहीं ना कहीं लोग अज्ञानतावश या किसी के विश्वास में आके ऐसा लेन देन कर लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं आगे चल के उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। क्योंकि अब आप किसी पर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, विश्वास करना चाहिए, विश्वास से ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन फिर भी कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि अगला पर्सन, हम जिस पर विश्वास करते हैं, वो क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, हमें कोई जानकारी नहीं होती है। और उस सिचुएशन में हमारे लिए ही मुश्किल खड़ी हो सकती है भविष्य में। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि पैसे के लेन देन में पूरी तरह से सावधानी बरतें। बहुत सी बार मैंने देखा हुआ है कि लोगों ने कहा कि आप मुझसे कैश ले लीजिए और आप मेरे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब वो मान लीजिए इतनी बड़ी राशि है कि जितनी बड़ी आपकी साल की इनकम नहीं है, आपने पैसा अपने अकाउंट में ले लिया, उसके बाद ट्रांसफ़र कर दिया। कल को पता चला कि वो पर्सन जो है वो कोई आपराधिक वारदात में फंस गया। उस सिचुएशन में हो सकता है आप भी उसके रडार पे आ जाएं, किसी भी ईडी के रडार में आ सकते हैं, स्टेट जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके रडार में आ सकते हैं, कि आप भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। तो कभी भी अगर इस तरह से मान लीजिए किसी का पैसा आप लेते हैं, उसका पैसा हो सकता है ब्लैक मनी हो, वो वाइट करना चाहता हो, आपने ले लिया कैश में, अपने अकाउंट में डाल लिया और उसका ट्रांजैक्शन कर दिया, उसका पैसा तो वाइट हो गया। अब आपको जवाबदेही किसकी हुई? आपकी हुई कि आप बताइए कि आपने के पास ये पैसा कहाँ से आया और आपने उसके खाते में ट्रांसफ़र क्यों किया। अगर आपने कहा कि हाँ, इस पर्सन ने ही मुझे कैश दिया था और मैंने इसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया, इसने कहा कि मुझे खाते में ज़रूरत है, तो फिर भाई सीधी सी बात है कि आपने कहीं ना कहीं अपराध में सहयोग किया। हो सकता है आपके ऊपर ये लाइबिलिटी पड़ जाए। इसके अलावा बहुत बार मैंने देखा है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। जैसे गांव का मैं उदाहरण देता हूँ कि गांव में ज़मीन खरीदते हैं, खेत खरीदते हैं लोग, मान लीजिए खेती के लिए ज़मीनें खरीदते हैं। तो उसमें सिचुएशन क्या होती है कि जो एक सर्किल रेट, गवर्नमेंट ने एक रेट तय करके रखा कि इस रेट में ज़मीन बिकेगी, और जो विक्रेता है वो उस सर्किल रेट से थोड़ा सा बढ़ा के ज़मीन बेचना चाहता है रेट में। तो सिचुएशन क्या होती है कि स्टाम्प ड्यूटी थोड़ी सी अल्प लाभ के लिए लोग क्या करते हैं कि जो सर्किल रेट का पैसा है उतना तो दे देते हैं ऑन रिकॉर्ड में, चेक दे दिया या कैश दे दिया। या कभी कभी तो मैंने ये भी गलती देखी है कि लोग खाली चेक का नंबर लिख देते हैं, कितना पैसा दिया, और पैसा पूरा पूरा कैश में दे देते हैं। अब बाद में अगर मान लीजिए पता चला आपके साथ फ्रॉड हो गया, वो ज़मीन जिसने लेनी आपको, जिस विक्रेता ने बेची थी, पहले से किसी और को बेच के रखी है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि आपने उसको पैसा दे के रखा था? आपने चेक ही दिया, चेक नंबर तो उल्लेख कर दिया, लेकिन बाय द वे अगर मान लीजिए वो पैसा कहीं ना कहीं आपने बाई कैश में दिया, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। या आपने सर्किल रेट पे ही उसको पैसा दिया, और आपने मान लीजिए जैसे ज़मीन का रेट हो कि यहाँ 24 लाख रुपये हेक्टेयर, और आपने उसको पैसा दिया हो 40 लाख रुपये हेक्टेयर, 16 लाख रुपये आपने उससे कैश ले लिए। तो अब आपको 16 लाख रुपये का हो सकता है नुकसान हो जाए, कारण है कि अगर उस पर्सन ने आपके साथ फ्रॉड किया तो फ्रेंड्स, कभी भी थोड़ा सा अल्प लाभ लेने के लिए आप, बहुत हो सकता है किसी बड़े नुकसान में फंस जाएं। अगर आप पूरा पैसा सर्किल रेट के साथ साथ देते हैं, मतलब सर्किल रेट से ऊपर जो भी आपने रेट जिस भुगतान किया है उस पूरे पैसे को देते हैं, तो हो सकता है थोड़ी सी आपकी स्टाम्प ड्यूटी पड़ जाए। आप एक तो गवर्नमेंट से भी स्टाम्प ड्यूटी चोरी कर रहे हैं, मतलब पब्लिक का भी जो है कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन में वो चोरी कर रहे हैं, और साथ साथ अपना भी आपका नुकसान हो सकता है कि अगर ऐसा पर्सन मान लीजिए उसने पहले से उस प्रॉपर्टी को किसी और को बेच के रखा हो, सेकंड टाइम में आपको बेच रहा है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने 24 लाख रुपये, तो मान लीजिए ऑन रिकॉर्ड आपने ई ट्रांजेक्शन किया हो, ठीक है, और बाकी 16 लाख रुपये आपने अगर उसको कैश दे दिया, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि आपने 40 लाख रुपये उसको दिए थे? जाहिर सी बात है कि उसकी लाइबिलिटी 24 लाख रुपये की होगी। और अक्सर अगर ऐसे किसी मामले में मान लीजिए किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज होती है, तो जो भी कोर्ट होती है वो कभी कभी एक कंडीशन लगा देती है कि ये पैसा, जो पैसा आपने उससे बेईमानी करके लिया है, उतना पैसा वापस कीजिए। तो उस सिचुएशन में क्या कि आपको जो 24 लाख रुपये आपने ई ट्रांजेक्शन किए थे या ऑन अकाउंट पेमेंट किए थे, ऑन रिकॉर्ड पेमेंट किए थे, वही वापस मिले, बाकी आपके 16 लाख रुपये डूब जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा पैसे के लेन देन में बहुत सावधानी बरती है। पैसा ऐसी चीज़ है जो संबंधों को 1 मिनट में ख़राब कर देता है। क्योंकि आज की जो सिचुएशन है, सबसे बड़ा विवाद पैसे का ही है, और अपने परिवार में भी विवाद अब लोगों के हो रहे हैं पैसे को लेकर ही। हम आए दिन सुनते हैं, देखते हैं, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें भाई ने ही भाई के साथ मारपीट कर ली, हत्या कर डाला है, परिवार में ऐसी वारदात हो गई। कारण ये कि संपत्ति का विवाद या पैसे का विवाद। तो आप ज़रूरी है कि पैसे के लेन देन के लिए हमेशा थोड़ी सी सतर्कता, सावधानी बरतिए। अदरवाइज़ अगर आपका पैसा मान लीजिए किसी
तरह से डूबता है। या मान लीजिए जैसे आपको किसी ने कैश दे दिया और वो पर्सन अपराधी निकला, किसी आतंकवादी घटना में शामिल मिला या कोई ऐसा बड़ा अपराध कर रहा हो, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आप भी मुसीबत में फंस जाएं। तो इसलिए कभी भी पैसा ऐसे लोगों का जो खासतौर पर कैश दे के आपसे चाहते हैं कि आप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप कहाँ से हिसाब देंगे उस पैसे का कि आपने किस जिस व्यक्ति से पैसा लिया किस पर्पज़ से लिया, आपको पर्पज़ बताना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आपके लिए मुश्किल हो सकती है थोड़ी-सी। बिज़नेस में भी अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि हाँ, बड़ी डील में भी कैश में ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं, वो भी मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए हमेशा फ़ंड ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉनिक कीजिए, खासतौर पर बड़ी धनराशि में लेन-देन करना है या आपको किसी प्रॉपर्टी को खरीदना हो, या अगर कोई पैसा आपको देना चाहता हो तो आप जेन्युइन तरीके से ऐसा कुछ मत कीजिए कि जो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।